हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का देखे थे और आप लोग, हमको लग रहा है कि आप लोग रिवाइज किए होंगे अच्छे से। और उसमें लास्ट में हम पढ़ा रहे थे आप लोग को इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उसका इस तरह से ग्राफ आया था मेरा। इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू इंक्रीज करता था। एक सेकेंड ग्राफ हम बताए थे, जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करवाते थे और इंटेंसिटी को इंक्रीज कराने के बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते थे तो उसका ग्राफ का जो नेचर आता था इस तरह से आया था। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था और स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट था। उसके बाद हम देखे थे जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहे थे, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहे थे और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे थे तो उसमें जो एक टाइम आया था जिस वक्त करंट का वैल्यू इंक्रीज कर गया था, उस सेचुरेशन करंट आ गया था और उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहा था। आज थर्ड नंबर का हम देखते हैं ग्राफ। थर्ड नंबर में है आपका, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ डिफरेंट मेटल। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा देखिए आपका प्लॉट किया हुआ है ग्राफ है और इस एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन है और यहाँ पे टू मेटल नज़र आ रहा है हमको, एक मेटल ए एंड मेटल बी। और आप देखो इस ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि मेटल ए का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है लेस है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल बी। क्लियर है? तो अगर हम इससे पूछें इसमें कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लूज करेगा, तो आप इसमें आंसर क्या करोगे? मेटल ए लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देन मेटल बी। व्हाई? बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए इज लेस देन मेटल बी। और इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमको? इससे जो कंक्लूजन आ रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली with the frequency of incidence radiation for a given photosensitive metal। ने दो जो भी मेटल का प्लेट दिया हुआ होगा दोनों का डिफरेंट होगा। There exists of a certain minimum cutoff frequency for which the stopping potential is zero। This stopping potential is called threshold। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट, वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता था। या आपको हम एक चीज़ और बताए थे, फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड नंबर पॉइंट है, फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी their graph are parallel and straight line, that is they have same slope but the threshold frequencies are different for different metal। आप देख रहे हो ये पैरेलल है और दोनों का मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। क्लियर है? यहाँ तक चलते हैं, नेक्स्ट क्या है तो हम देखते हैं, द एबव ऑब्जर्वेशन इम्प्लाई टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स है मेरा? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सेकेंड नंबर पॉइंट मेरा क्या है? फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंस रेडिएशन लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल, हाउएवर लार्जर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है अगर फोटोन्स एनर्जी हम इंसिडेंस करवाते हैं किसी भी मेटल प्लेट पे, अगर इसका ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाई है, इसका एनर्जी ई है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ई लेस हो जाएगा मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी से, या हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लेस हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। वही मेरा सेकेंड पॉइंट कह रहा है। और लास्ट मेरा है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली इवन द लाइट इज वेरी डिम। क्लियर है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड द emission of electrons is the order of 10 to the power -9 सेकेंड। मीन्स अगर इस फोटोन ये मेटल प्लेट पे अगर लाइट रे को इंसिडेंस करवाते हैं तो यहाँ से जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में 10 टू द पावर -9 सेकेंड होता है। मीन्स ये जो होता है मेरा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मीन्स क्विक में मेरा इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। मीन्स ये जो स्टार वाला पॉइंट है, स्टार वाला पॉइंट यही कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मेरा जो एनर्जी होना चाहिए फोटोन्स का ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है? यहाँ तक चलते हैं आगे क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये मेरा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको याद रखेंगे। मीन्स लॉ जो आपका जो कंक्लूजन पढ़े हो वही लॉ है। कहता है द सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। मीन्स ए नंबर का जो ग्राफ था हम पढ़ चुके थे पहले, ये जो मेरा लाइट का इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ जो था मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो फर्स्ट लॉ जो है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो ये कहता है सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी between which the no photoelectric emission is emitted, however high the intensity of incidence radiation. The frequency are called threshold frequency. मीन्स ये कह रहा है कि ये जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मेरा कब नहीं होगा? जिस वक्त इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा मेरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर लेस हो जाता है मेरा, ग्रेटर हो जाता है मेरा इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी से, तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? और उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम इंसिडेंस करवा दें मेटल प्लेट पर जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाए, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेरा कहलाता है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंस फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त भी मेरा फोटोन्स का इमिशन हो जाता है। क्लियर है? थर्ड नंबर में कहता है एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और equivalency of the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of incidence radiation but it is independent of intensity। मीन्स हम देख रहे थे ये जो मेरा इमीटर था और ये कलेक्टर था जो मेरा ये एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर में था, इस पर अगर हम फोटोन्स एनर्जी इंसिडेंस करवा रहे थे तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करवा देते थे तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मेरा फ्रीक्वेंसी से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, बट इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप सिंपल वर्ड में ये भी लिख सकते हो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन। क्लियर है? फोर्थ नंबर का लॉ है द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इलेक्ट्रॉन को जो निकलने में टाइम लगता है मेरा 1 नैनो सेकेंड लगता है, मीन्स 10 टू द पावर -9 सेकेंड, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, चलते हैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम देखते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर, या इसी को हम कहते हैं फैक्ट्स ऑफ फोटोन। आप देखो मीन्स हमको समझना है फैक्ट्स ऑफ फोटोन। फैक्ट्स ऑफ फोटोन क्या है?
जैसे ऊपर में लिखा हुआ हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ बोली, कहता है व्हेन फोटोन्स स्ट्राइक विथ अदर पार्टिकल मीन्स अदर मैटर देन इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल नेचर। मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो मेरा शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। जब फोटोन से स्ट्राइक करता है इट सेल्फ आपस में, तो वो बताता है मेरा वेव नेचर को, जहाँ पे हम पढ़े थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमको यहाँ पे समझना है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसका सम बेसिक प्रॉपर्टीज है, और ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हम याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर का बेसिक प्रॉपर्टीज कह रहा है इन द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ अ मैटर, रेडिएशन behaves as if and made up of a particle, means light is made up of a small particles called photons। means light का जो smallest unit होता है photons होता है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है each photons has energy and this energy is equal to E equal to h nu या sc by lambda। photons का जो एनर्जी होता है E equal to h nu होता है, या इसी को sc बाय लेमडा कहते थे, और इसी का वैल्यू जो आता था 12,400 बाय लेमडा इन एंगस्ट्रम लिख देते थे, तो ये मेरा वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता था। एंड इट आल्सो कैरी मोमेंटम एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन्स, यहाँ पे देखो फोटोन्स का मोमेंटम बताया हुआ है p इक्वल टू होगा h न्यू बाय c या h बाय लेमडा, where c is the speed of light and the speed of light is c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्लियर है। थर्ड नंबर पॉइंट है all photons of light of a particular frequency nu for a wavelength lambda have the same energy, so and this energy is equal to E equal to h nu and the momentum p equal to h nu by c या h बाई लेमडा हम लिख सकते हैं, जो होता है मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। फोर्थ नंबर पॉइंट है मेरा फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इन अदर वर्ड्स फोटोन्स इज चार्जलेस एंड मासलेस। फोटोन्स में ना ही चार्ज होगा ना ही मास होगा, और चार्ज नहीं होने के कारण इसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, फिफ्थ नंबर है इन अ फोटोन्स पार्टिकल कॉलिजन, इन अ फोटोन्स पार्टिकल कॉलिजन द टोटल एनर्जी इज कंजर्व एंड मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। जब फोटोन्स पार्टिकल का आपस में कॉलिजन होता है उसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। क्लियर है। और यहाँ पे फोटोन्स का जो रेस्ट मास होता है वह 0 होता है, और ये रेस्ट मास का 11th क्लास में हम आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाए थे। रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास दो तरह का मास होता है, और इस पे हम बताएंगे, अभी वीडियो में समझा देते हैं। रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास में हम रिलेशन भी देखेंगे। और रेस्ट मास जो होता है मेरा m0 से लिखते हैं, ये जो मेरा होता है ये मेरा रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में रिलेशन होता है m इक्वल टू यहाँ पे जो होता है मेरा m0 बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होता है। ये रिलेटिविस्टिक मास होता है। यहाँ पे देखो आप, ये इक्वेशन में यहाँ मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा m0, यहाँ पे होगा m। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये जो मेरा m जो होगा मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मेरा है आपका m0 कहते हैं। m0 इक्वल टू जो होगा m0 जो होगा आपका m0 को कहते हैं हम रेस्ट मास। इस पे क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। रेस्ट मास एंड m जो होता है मेरा रिलेटिविस्टिक मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। इस पे बेस्ड अभी हम बोर्ड पे क्वेश्चन करवा के देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं। फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन वी राइट E इक्वल टू mc², या इसी को h न्यू या hc/λ कहते हैं। और इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा P इक्वल टू mc या h न्यू बाई c या h/λ होगा। तो देखते हैं, आपको रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं हम। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास। फर्स्ट में जो होता था मेरा m0 से लिखते हैं, और इस m0 को हम कहते हैं रेस्ट मास। ठीक है, हम समझा रहे हैं, देखिए। और दूसरा मास जो होता है मेरा m होता है, और इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास, क्लियर है। ऐसा मास जो रेस्ट में होगा, जिस वक्त पार्टिकल रेस्ट में होता है उस मास को हम कहते हैं रेस्ट मास, और जिस वक्त पार्टिकल मोशन में होता है उस मास को कहते हैं, ये C लिखा हुआ है, रिलेटिविस्टिक मास, TIC यहाँ डैश है, रिलेटिविस्टिक मास। क्लियर है। तो रेस्ट मास को कैसे डिफाइन करेंगे? मास पोसेसिस बाय अ बॉडी इन रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मास, एंड रिलेटिविस्टिक मास possessed by a body in motion is called relativistic mass, and the mathematical relation between rest mass and relativistic mass is given by m इक्वल टू मेरा होता है m0 by √1 माइनस v² by c², जहाँ पे आपका m है रिलेटिविस्टिक मास, m0 है मेरा रेस्ट मास, v है मेरा वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, और c जो होता है मेरा होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें, आपको नेक्स्ट पेज में अगर हम पहला केस समझें, यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर हम समझें, ए v इक्वल टू c, किसी भी पार्टिकल को लाइट के स्पीड से अगर हम फेंक देते हैं तो उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा? m इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, m0 बाय √1 माइनस v² के बदले में क्या लिखेंगे? c² सो m इक्वल टू हो जाएगा मेरा m0 बाय c² को कट करेंगे तो 1 आता, 1 - 1 0 का √0। तो अगर हम ये वैल्यू मेरा अनडिफाइन हो जाएगा, मीन्स जब किसी भी पार्टिकल को लाइट के स्पीड से हम फेंकते हैं तो उसका मास जो होता है मेरा अनडिफाइन हो जाता है। अगर हम रेस्ट मास निकालें यहाँ से, m0 इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा m × 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 होगा, इसीलिए उस पॉइंट में लिखा हुआ था रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल इसमें हम बताते हैं आपको। अगर हम नंबर सेकेंड केस में बी में अगर हम दें आपको, अगर हम बोल दें इफ v इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा? तो हम लिखेंगे m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² बाय c²। तो v² के बदले में 0.6c का स्क्वायर करेंगे, 0.36 c² बाई c² आ जाएगा, c² कैंसिल, ये कितना आ जाएगा मेरा m इक्वल टू आ जाएगा m0 बाय √1 माइनस 0.36। इसको हम करेंगे तो m इक्वल टू m0 बाय √0.64 आता। इसको सॉल्व करते तो m0 बाय 0.8 आता। क्लियर है यहाँ पे।
सो m इक्वल टू मेरा आ जाएगा 10m0 बाई 8, दिस इज इक्वल टू 5m0 बाई 8 4। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मेरा रिलेटिविस्टिक मास है ग्रेटर है मेरा किससे, रेस्ट मास से। मीन्स जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका मास इंक्रीज करता है। अगर हम इस कंडीशन के लिए देखें कितना से मास इंक्रीज किया, तो हम देखते हैं कितना से मास इंक्रीज किया। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एम निकालें तो डेल्टा एम हो जाएगा मेरा m माइनस एम नॉट। तो एम नॉट मेरा कितना आया था 5/4 m नॉट। क्लियर है, ये मेरा नॉट, दिस इज रॉन्ग। हम देखते हैं इसका वैल्यू दूसरा आया था, देखते हैं कौन सा वैल्यू था। अभी हम देखे थे इसका जो वैल्यू आया था, इसका वैल्यू आया था m का 5/4 m नॉट, इसका वैल्यू था। ये m नॉट इनिशियल है, तो ये मेरा डेल्टा m जो हो जाता मेरा m नॉट बाई 4, मीन्स m नॉट बाई 4 मास इंक्रीज कर गया है। तो अगर हम यहाँ पे हम बोले परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा मास का, परसेंटेज इंक्रीज इन मास, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मास हो जाएगा चेंज इन मास m नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल मास इंटू 100। अगर हम कर दें ये कैंसिल, मीन्स 25%, मीन्स 25% से मास क्या हो जाता मेरा, इंक्रीज कर जाता। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको इसी में एक क्वेश्चन दे दें आपको होमवर्क के लिए, अगर आप अपने से ट्राई करोगे, हम दे रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन में, अगर किसी भी पार्टिकल को v इक्वल टू 0.64 c से हम प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका नंबर a में बताना है डेल्टा m क्या होगा, और नंबर b में व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मास। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और प्लांक्स कांस्टेंट के वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे। आप पढ़े हो, ये पता है आपको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होता है के मैक्स इक्वल टू, के मैक्स का जो वैल्यू होता है मेरा E माइनस 5 होता था, याद है ना, E माइनस 5 मीन्स के मैक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम एच न्यू माइनस 5। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर मेरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ़ वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तब आप ये भी पढ़े हो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाता था मेरा E इंटू वी नॉट या E इंटू वी एस हो जाता था। और इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें E इंटू वी नॉट, तो ये वैल्यू मेरा देगा, ये वैल्यू देगा मेरा, ये जो मेरा वैल्यू देगा E इंटू वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। अब यहाँ से जो ये वैल्यू आएगा मेरा वी नॉट इक्वल टू ई इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन आएगा मेरा। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हो y इक्वल टू होता है मेरा mx प्लस सी। क्लियर है। और y इक्वल टू mx प्लस सी का देखिए हम यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। आप देखो y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये स्लोप है मेरा, और ये एंगल थीटा, और ये जो होता है मेरा इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए ग्राफ का जो स्लोप मेरा दे रहा है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ मेरा h बाई ई को बता रहा है। देखिए m जो यहाँ पर है, ये जो हम लिखे हैं m, और ये m यहाँ पे देखिए किसके इक्वल है,
एच बाई ई के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप देखो यहाँ पे m है, m के बदले में h बाई ई है। सो इसका स्लोप किसको बता रहे हैं हमको, h बाई ई को बता रहे हैं। अब इस स्लोप में अगर हम ये टेन थीटा का वैल्यू लिखें तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा AC है, बेस मेरा BC है। इसको लिख सकते हैं m के बदले में हम टेन थीटा और AC बाई BC जो इक्वल है मेरा h बाई ई का। और यहाँ से आप h का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। h इक्वल टू मेरा हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे AC बाई BC, और AC बाई BC को ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ न्यू, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और यहाँ से इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है मेरा 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहे हैं, तो बाय।